हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर फुल कंप्लीट करेंगे और गाइस साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं इस चैप्टर में से जो एग्जाम्स में आते हैं वो गाइस हम देखेंगे। और गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो गाइस जो डिमांड है वो हम इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डिमांड है, डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, कह सकते हो किसी भी चीज़ की मांग। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक्स में तीन चीज़ें होती हैं, एक है डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। ये तीन चीज़ों को बेसिकली कई बार सेम मीनिंग में यूज़ किया जाता है, बट इन तीनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। सबसे पहला है डिज़ायर। गाइस डिज़ायर का मतलब होता है कोई विशफुल थिंग। मान लो आपको एक कार लेनी है मर्सिडीज़, ओके, तो आपकी वो डिज़ायर की, बट आपके पास पैसे नहीं है उसको लेने की, बट आपकी एक विश है कि मैं मर्सिडीज़ बाय करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हुई, आपकी डिज़ायर हुई। नेक्स्ट है गाइज वांट। वांट क्या होता है, जो चीज़ आप लेना चाहते हो एंड आपके पास क्या होते हैं, पैसा भी होता है। ठीक है, मतलब कि मान लो वही कार का एग्जांपल देती हूँ। अगर आप वो कार लेना चाहते हो, मर्सिडीज़ की कार लेना चाहते हो, बट आपके पास पैसा नहीं है, वो है डिज़ायर। अगर आप वो कार लेना चाहते हो बट आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो वो होगी वांट। बट अगर आप कार लेना भी चाहते हो और आपके पास इनफ पैसे भी हैं उसे लेने के लिए, तो वो क्या होएगी, डिमांड होएगी। ठीक है, मतलब आपके पास पैसा भी होएगा वो प्रोडक्ट को खरीदने का या कोई वो चीज़ को खरीदने का, और आप उसे खरीदना भी चाहोगे, तो ये बनती है डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, चाहे हम क्लोथ्स ले लें, कार्स ले लें, फर्नीचर ले लें, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल सामान ले लें, अगर हमारे पास पैसा है, हम उसे लेना चाहते हैं, तो ये क्या होता ही, दैट इज़ डिमांड। तो डिमांड की मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ। In the words of Ferguson, demand refers to the quantities of a commodity that the customer are able and willing to buy at each possible price during a given period of time. Other things remain equal. तो गाइस डिमांड का बेसिकली मतलब है वो क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी जो एक कस्टमर, ठीक है, ये जो एक कंज्यूमर बाय करना चाहता है, ठीक है, मतलब उसके पास पैसा भी और उसे खरीदना भी चाहता है, किसी भी प्राइस में उसे खरीदना चाहता है, तो वो क्या होती है, हमारी डिमांड होती है। और अदर थिंग्स रिमेन का यहाँ क्या मतलब है, उसके टेस्ट इन द सेंस वो जो चीज़ पहले से यूज़ कर रहा है वही रहेगा, फैशंस में कोई चेंजेस नहीं है, उसकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ आपकी क्या होती है, डिमांड होती है। इसमें से कोई भी आप डेफिनेशन कर लेना, जो मैंने आपको कराई है ये ईजी है, ये वाली डेफिनेशन आप कर लेना। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ डिमांड। अब जो गाइस डिमांड है ये तीन टाइप की होती है। पहली होती है प्राइस डिमांड, दूसरा होती है इनकम डिमांड, तीसरी होती है क्रॉस डिमांड। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइस डिमांड क्या होता है। तो गाइस प्राइस डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें अगर प्राइजेस किसी भी प्रोडक्ट के, सपोज कर लो अगर एक जीन की पैंट आपकी, ठीक है, जीन की पैंट है, उसका अगर प्राइस हाई हो जाएगा, मान लो जीन की पैंट का प्राइस 2000 रुपये होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी ना। मतलब प्राइस डिमांड में ये होता है अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, कई बार मान लो आप शॉप पे कोई क्लोथ लेने जा रहे हो, सपोज करो आप जीन लेने जा रहे हो, तो आपको वो कह रहा है कि 1000 रुपये की एक है तो आप ले लोगे, ठीक है, या 1500 की है। अगर वो आपको कहेगा 2 से 2500 की है, तब आप लोगे, नहीं लोगे ना। मतलब जिसके पास हाँ इतने पैसे होंगे वो ले लेगा, बट फिर भी जितने पैसे पहले बिकता था वो प्रोडक्ट, अब वो उतना नहीं बिकेगा, क्योंकि उसका प्राइस अगर बढ़ गया, लोग उसको लेना कम कर देंगे कि भाई हम यहाँ से लेंगे नहीं, तो बहुत महंगी लगा रहे हैं, होता है ना ऐसे। तो बिल्कुल इसी तरह अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब प्राइस एंड डिमांड में इन्वर्स रिलेशन आप कह सकते हो। तो अब यहाँ पे ये एक इक्वेशन में से प्रेजेंट कर दिया, दैट इज डिमांड फॉर एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, अगर डिमांड जो है गुड एक चीज़ की वो कब बढ़ेगी या कम होगी, प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, मतलब प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड भी चेंज होगी। नेक्स्ट है इनकम डिमांड। अब गाइस देखो, अगर आप महीने का 10,000 20,000 कमाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना खर्चा करोगे, है ना। अगर आप 50,000 1 लाख कमाते हो एक महीने का, तो आप उसके अकॉर्डिंग खर्चा करोगे, है ना। तो इनकम काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस रखती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे शूज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, मोटर व्हीकल्स हो, हम क्यों खरीदते हैं, हमारी
इनकम को मद्देनजर में रखते हुए खरीदते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं हमारे पास 10,000 रुपये हैं, मतलब हमारी 10,000 इनकम, हम 20,000 का सामान ले लेंगे, नहीं ले सकते, है ना। तो इनकम डिमांड में बेसिकली क्या है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, चाहे उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े चाहे कम हो, तब भी आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। और अगर आपकी इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें सेम जैसा आपकी इनकम रहेगी वैसी आपकी डिमांड रहेगी। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपकी डिमांड अगर आपका प्राइस डिक्रीज़ होगा, कम होगा, तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस डिमांड में क्या है, अब क्रॉस डिमांड क्या एक्सप्रेस करती है, रिलेशन एक्सप्रेस करती है किसका, डिमांड फॉर गुड एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई। अब गाइस क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो टी एंड कॉफ़ी है, आप सपोज कर लो कि कोई भी टी ले लो एंड वो आपको 500 ग्राम मिल रही है 500 रुपये की, ठीक है। और एक और टी है, मतलब कॉफ़ी है, कॉफ़ी आपको 600 रुपये की आधा किलो मिल रही है, ठीक है। तो आप दोनों में से कौन सी लोगे, टी लोगे ऑब्वियसली, ठीक है। ज़्यादा लोग टी पीते हैं इंडिया की अगर हम बात करें। मान लो कि 1-2 महीने बाद जो उस टी की, मतलब चाय की जो कीमत है वो 800 रुपये की आधा किलो हो जाती है, ठीक है। 800 की आधा किलो हो गई, और जो कॉफ़ी है वो 500 रुपये की आधा किलो हो जाती है। तब गाइस आप कौन सी लोगे, ऑब्वियसली आप क्या लोगे, कॉफ़ी लोगे। एक और एग्जांपल ले सकते हो क्रॉस डिमांड में, कोका कोला एंड पेप्सी का एग्जांपल ले सकते हो। कोका कोला का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट कोका कोला का कम खरीदेगा एज़ कम्पेयर टू पेप्सी, वो पेप्सी का ज़्यादा खरीदेगा। मतलब एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, ये है आपकी क्रॉस डिमांड, ठीक है। अगर मान लो कोका कोला का प्राइस कम हुआ, पेप्सी का बढ़ गया, तो हम कौन सा खरीदेंगे, कोका कोला खरीदेंगे, मतलब जिसका कम होगा हम वो खरीदेंगे, ठीक है। क्रॉस डिमांड है, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा हम दूसरे को खरीद लेंगे, दूसरे का प्राइस बढ़ेगा तो पहले वाले को खरीद लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है एंड शॉर्ट में भी आ सकता है। आपको शॉर्ट में ये पूछ सकते हैं, टाइप्स पूछ सकते हैं, डिमांड पूछ सकते हैं अगर 5 मार्क्स में आया, बट लॉ ऑफ डिमांड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके थोड़े डायग्राम्स भी हैं, फिगर्स भी हैं, वो भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड विद फॉल ऑन इट्स प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ राइज इन इट्स ऑन प्राइस। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि हर अदर थिंग क्या रहेगी, इक्वल रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, वो हम आगे बात करते हैं। जो डिमांड है वो कम हो जाएगी अगर प्राइस बढ़ेगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अभी मैंने गाइस आपको टाइप कराया था पहला प्राइस डिमांड, ये बिल्कुल उसी तरह का है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, अगर हमारे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, और अगर हमारा प्राइस ज़्यादा होगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है किसमें, डिमांड एंड प्राइस में, ठीक है। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, क्या क्या हम अज्यूम करके रखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। पहला है आपका देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, के प्राइस उस रिलेटेड गुड कौन से हो गए, जैसे कोका कोला पेप्सी हो गई, कोका कोला का चेंज हो गया तो पेप्सी का हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्रॉस डिमांड कराया ना वो वाला, ठीक है। रिलेटेड गुड्स में जो रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, उसके कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट है, उसके प्राइसेस भी सेम रहेंगे, पहली ऑप्शन। दूसरा है देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ कस्टमर। इनकम है कंज्यूमर की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर वो 10,000 कमाता है वो उतना ही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है गाइस देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर। मतलब जो कस्टमर जोन सा ब्रांड लेता है, जोन सा प्रोडक्ट लेता है, जो पसंद करता है वही उसका कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है देयर शुड बी नो चेंज इन वेल्थ ऑफ कस्टमर। कस्टमर की वेल्थ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन, द कस्टमर डजंट एक्सपेक्ट एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियरेस्ट फ्यूचर। कस्टमर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि प्राइसेस में कोई चेंज आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे। तो डिमांड शेड्यूल हमें बताता है कि कब कब जो प्राइजेज़ हैं, मतलब कस्टमर है वो प्रोडक्ट को ख़रीदता है, कब नहीं खरीदता, कब डिमांड होती, कब नहीं होती। तो ये डिमांड शेड्यूल 2 टाइप का है। पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसमें हम एक पर्सन की देखेंगे, उसका डिमांड है वो किस तरीके से ऊपर नीचे आ रही है। और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में गाइस हम क्या देखेंगे, पूरी मार्केट का देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ये टेबल देख लो,
आपको प्राइजेस दिए गए हैं किसके, आइसक्रीम के प्राइजेस दिए गए हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट गाइज आपको क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है जिसके आपके यूनिट्स हैं 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज देखो, जब आइसक्रीम का प्राइस 1 था तो कितने यूनिट की डिमांड थी, 4 की। फिर प्राइस था आइसक्रीम का वो 2 हो गया, यूनिट कम हो गए, मतलब डिमांड कम हो गई, कितनी 3 पे आ गई। फिर प्राइस 3 रुपये हुआ तो कितने यूनिट्स की डिमांड होने लगी, 2 की। मतलब प्राइस जब जब बढ़ा तब तक जो हमारी क्या थी डिमांड थी वो क्या होती रही, डिक्रीज होती रही, ठीक है। नेक्स्ट आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में गाइज हम क्या देखेंगे कि जैसे कि पूरी मार्केट का देखेंगे, किसी एक पर्सन का नहीं देखेंगे। इंडिविजुअल में मैं सिर्फ एक पर्सन का देखा कि उसने आइसक्रीम के प्राइस बढ़े तो उसने कितना खरीदा या कितनी डिमांड रखी। अब हम पूरी मार्केट का देखेंगे। ये टेबल देखो ध्यान से समझ आ जाएगा, इसका हम फिगर भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो प्राइजेस जो थे आइसक्रीम के वो थे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 जो हैं वो प्राइजेस हैं आइसक्रीम के। सबसे पहले डिमांड ऑफ एक पर्सन है, ठीक है, उसकी डिमांड है 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ बी, ये कितनी है 5 4 3 2 1। जब गाइस प्राइस आइसक्रीम का 1 रुपये था तो डिमांड ए पर्सन ने कितनी डिमांड की, 4, और बी ने कितनी की, 5। फिर गाइस जब प्राइस 2 रुपीज़ हुआ तो डिमांड ए की कम हो गई 4 से 3 रुपये, और बी की डिमांड भी कम हो गई 5 से 4 रुपये, ठीक है। ये सभी मतलब जब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद गाइस मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे। मार्केट डिमांड गाइस हम कैसे निकालेंगे, डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी। मतलब देखो जब आइसक्रीम का प्राइस 1 रुपये था तो डिमांड ऑफ ए कितनी थी, 4, और बी की कितनी थी, 5। 5 + 4 = 9। तो ये सारी हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था गाइज आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट गाइज हम करने वाले हैं डिमांड कर्व। तो इस डिमांड कर्व क्या है, ये हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। जो ये हमने अभी डिमांड शेड्यूल करा ना, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसको हम एक कह सकते हो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ग्राफ करेंगे, मतलब एक फिगर के रूप में इसे बनाएंगे सो दैट ईजिली हमें अच्छी तरीके से समझ आ पाए। सबसे पहले करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मैंने आपको अभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी कराया था, उसके हम कर्व बनाएंगे। तो इसका टेबल आपको मैंने अभी दिखाया था, एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसका जो प्राइजेस थे वो 1 पे कितने थे, 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे सबसे पहले लेंगे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइजेस, एंड ऊपर हमारा ये कौन सा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो गाइस आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे अब अगर आप पेपर में लिखोगे तो आपको बता के आना है आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया। तो गाइस फिगर में आप देख सकते हो जब आपके जो प्राइजेस थे वो 1 था, मतलब जब आपके आइसक्रीम का प्राइस 1 था, वाई एक्सिस पे ए हम प्राइजेस ले रहे हैं। तो जब आपका प्राइस 1 रुपये था आइसक्रीम का तो आपकी डिमांड क्वांटिटी कितनी थी, 4। तो हम यहाँ से 4 तक क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट गाइस जब आपकी आइसक्रीम का प्राइस 2 था तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 3। उसके बाद गाइस जब आपकी प्राइस 3 था तो आपकी जो क्वांटिटी थी वो 2 हो गई, ठीक है। ऐसे आपको प्लॉट कर देना है, और जहाँ पे आपकी लाइंस आएंगी तो आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा देनी है। इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में 3 बनाओगे। हमने पहले पढ़ा था डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, उसके बाद मार्केट डिमांड। डिमांड ऑफ ए में हमने गाइस क्या करना है, सेम उसी तरीके से हमें प्लॉट कर देना है ए में, बी में, और उसके बाद जिस तरीके से हमारे मार्केट डिमांड में हमने निकाला था ना अभी, डिमांड ऑफ ए डिमांड ऑफ बी को हमने प्लस किया था, 9 आया था, 7 आया था, 5 3, वो आपने यहाँ पे भी प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो मतलब जो आपने वो डिमांड शेड्यूल पढ़े उसको ही हमने एकदम ग्राफ की प्रेजेंटेशन में बना देना है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है आपके रीजंस हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अब डिमांड कर्व आपने देखा लेफ्ट से आपका कहाँ पे आ रहा है, राइट में आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है, लेफ्ट टू राइट में एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्यों आता है, इसके कुछ कारण है। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गाइस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल से समझो, आपको कभी नहीं भूलेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप घर आए, आपने क्या किया, 1 गिलास पानी पिया, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, या मान लो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, हम पानी की क्या बात करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, आपने क्या किया, 1 गिलास ऑफ वाटर पी लिया। आपको और प्यास लगी, आपने दूसरा गिलास भी पी लिया। मतलब जो आपने पहला वाला गिलास पिया उससे आपकी प्यास बुझ गई, दूसरा आपने पिया वो आपने पी लिया, बट कई बार होता है ना हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं, उसके बाद आपने फिर और लिया। मतलब जैसे जैसे आप 1 यूनिट उस चीज़ का क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, आपकी उसको लेने की क्षमता कम होती जाएगी। अब ऐसा तो नहीं आप घर आओगे 10 गिलास पानी पी लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। ज़्यादा प्यास लगेगी, 1 पी लोगे, दूसरा पियोगे, आप कहोगे भाई बस अब नहीं मैंने पीना। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे
आप किसी भी कमोडिटी के मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते रहते हो, जो आपकी उसको आगे क्या कहते हो, कंजप्शन करने की जो आपकी कह सकते हो डिज़ायर होती है या डिमांड होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि क्यों डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड जाता है, इनकम इफेक्ट। अब गाइज मान लो अगर आपकी इनकम 300 रुपये पर डे है, अगर आप एप्पल्स खरीद रहे हो जिसका प्राइस है 50 रुपये पर केजी, ठीक है, इट मीन्स आपकी फिक्स्ड इनकम है 300 रुपये। बट गाइज अगर 6 किलो प्याज हो मतलब 6 किलो एप्पल हो जाते हैं तो आप बाय कर सकते हो, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आपकी इनकम है वो 10,000 रुपया मंथ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप खर्चा करोगे। ठीक है, अगर आपकी इनकम 50,000 या 1,00,000 रुपये महीना है, उसके अकॉर्डिंग आप खर्चा करोगे। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं आपकी 10,000 रुपया सैलरी है और आप 20,000 खर्च दोगे, मतलब आपको सब कुछ देख समझ के ही, जैसा अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी डिमांड इंक्रीज़ होगी, इनकम कम होगी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो गाइस नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जैसे मैंने अभी आपको टी कॉफ़ी का मंगाया था, अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी को हम खरीदेंगे, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्या खरीदेंगे, टी खरीदेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है, मिलते जुलते प्रोडक्ट्स का अगर खरीदते हैं। इसका एग्जांपल एक और आ सकता है पेप्सी एंड कोला का, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो हम कोका कोला खरीदेंगे, और गाइस अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या खरीदेंगे, पेप्सी खरीदेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है गाइस साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। ठीक है, कंज्यूमर इसमें क्या होता है गाइस कि मान लो अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस था 1,000 रुपया एक यूनिट का, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसका मतलब एक था 1,000 रुपया था, उसको कम जाने बाय करते थे, मतलब कम कंज्यूमर ग्रुप्स बाय करते थे। सपोज करो उसे 50 जाने बाय करते थे उस प्रोडक्ट को जो 1,000 रुपये का एक था। फिर क्या हुआ कि 1-2 मंथ बाद उसकी जो प्राइस है वो कम हो गए। कितने कम हो गए, 400 रुपये पे आ गए, 600 रुपया कम हो गए। तो अब पहले 50 जने उस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, अब 100 जने खरीद रहे हैं। मतलब कि जब गाइस किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर का ग्रुप्स ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कंज्यूमर उसे बाय करेंगे। अगर बढ़ेगा तो कंज्यूमर जो थे उसे ज़्यादा बाय नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कम मतलब नहीं करेंगे पर थोड़ी कम क्वान्टिटी में करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। अब गाइस कई गुड्स ऐसे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके जो यूजेस हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मिल्क ले लो, मिल्क को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, दही जमाने के लिए यूज़ करते हैं, पनीर बनता है उसका, ठीक है, काफ़ी सारी स्वीट्स बनती हैं। तो अगर मान लो इसका हाई प्राइस हो जाता है, ठीक है, अब मान लो जो मिल्क है उसका क्या हो जाता है, हाई प्राइस हो जाता है, तो अब जो इंडिविजुअल है या उसे सिर्फ बाय क्यों करेगा, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करेगा। अगर मान लो उसका प्राइस कम हो जाता है मिल्क का, तो उसे दही बनाने के लिए यूज़ कर सकता है, पनीर बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। तो अगर डिफरेंट यूसेस भी हमारे इफेक्ट डालते हैं डिमांड पे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। एक्सेप्शन देखेंगे कि मतलब डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड है जिसमें कोई ये मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं ये चीज़ें डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में इंक्लूड नहीं होती हैं। पहला है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंग्विश और वेबलन गुड्स। अब वेबलन गुड्स क्यों कह रही हूँ, एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स्ट है टी वेबलन, उसके नाम से अमेरिकन मतलब ये गुड्स का नाम पड़ा है। जैसे कि लग्जरी आइटम्स होगी, ज्वेलरी होगी, या महंगी कार्स हो गई, ठीक है, या फिर वर्क हो गया आर्ट का बाय आर्टिस्ट। इसमें गाइस क्या होता है कि जो ये लग्जरी गुड्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, मतलब महंगी चीज़ें हो गई, वो हम डिमांड ऑफ लॉ में नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस अगर लग्जरी गुड्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, चाहे सोने का प्राइस लाख रुपये हो जाए वो फिर भी बाय करेंगे, चाहे कम हो जाए तब भी बाय करेंगे, है ना। तो इस पर हम लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। कई बार जो गाइस कंज्यूमर होता है वो इग्नोर करता है, ये जज करता है कि क्या हो सकता है जो ये बेच रहे हैं ना ये लो क्वालिटी का होगा, मुझे नहीं बाय करना, प्राइस वगैरह कई बार वो देखते नहीं है, ऐसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है गिफन गुड्स। तो गाइस गिफन गुड्स का मतलब होता है चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स। चीप क्वालिटी कह सकते हो या सस्ते गुड्स कह सकते हो। अब मान लो आपकी इनकम 10,000 रुपये महीना है, आप 500 रुपये के शूज़ खरीद रहे हो, ठीक है। जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपने 1,000 रुपये के शूज़ पहनने शुरू कर दिए। अब आपकी इनकम 2 लाख रुपये होगी, अब आप 50,000 के शूज़ डालने लग गए। मतलब गिफन गुड्स वो होते हैं, सबसे पहले आपकी वो वाले खरीदोगे, मतलब जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से जितना आपके पास पैसा है वो खरीदोगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपके गुड्स क्या होते जाएंगे, इन्फीरियर होते जाएंगे, गुड क्वालिटी के होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइजेस। कई बार हमें एक्सपेक्टेड होता है, कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि गोल्ड ना अभी नहीं लेना,
अभी ना प्राइजेस ज़्यादा हैं, जब गोल्ड के प्राइजेस कम होंगे ना तब हम खरीदेंगे। और अगर आपने बेचना है, आप ये सोचोगे कि अभी ना गोल्ड के प्राइजेस बाज़ार में कम चल रहे हैं, अभी नहीं बेचूंगा, जब इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे मैं तब बेचूंगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होती है। नेक्स्ट है डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। डेटर्मिनेंट्स मतलब कि फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं डिमांड के। पहला है ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी में क्या आ जाता है कि अगर मैंने जैसे आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में, अगर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड प्राइस का अगर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम होता है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जैसे मैंने बता दिए, मिलते जुलते जो गुड्स होते हैं। अगर मान लो टी एंड कॉफ़ी का लगा लो, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम कॉफ़ी खरीदेंगे, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम टी खरीदेंगे। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम का इस बहुत बड़ा फैक्टर है, डिटर्मिनेंट्स है, क्योंकि अगर पर्सन के पास इनकम होगी, वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, तभी वो अच्छे खासे पैसे खर्चेगा। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे पैसा खर्चेगा, है ना। मतलब अगर आपकी इनकम ही नहीं इतनी है कि आप महंगे गुड्स खरीद पाओगे तो आप खरीदोगे। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत लाखों में आपकी इनकम है, तो आप उस हिसाब से खर्चा करोगे। बट अगर आपकी इनकम ही हज़ारों में है, 1-2 हज़ार इनकम है आपकी, तो आप खरीद पाओगे महंगे गुड्स। तो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है डिमांड पे। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस गाइस क्या होता है, मान लो आप एक ही प्रोडक्ट का शूज़ डाल रहे हो, ठीक है, आपको बचपन से या आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने यही प्रोडक्ट का डालना, चाहे यही कंपनी का डालना शूज़, चाहे ये महंगा हो जाए चाहे कम हो जाए। ठीक है, ये होता है टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ प्राइस चेंज ऑफ कमोडिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, आप ये सोचोगे जब कम होगा ना गोल्ड का प्राइस मैं तब खरीदूंगा। कई लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आप बेचने जा रहे हो गोल्ड, आप सोचोगे कि जब प्राइस इंक्रीज़ हो गए तब मैं गोल्ड को क्या करूँगा, बेच दूँगा। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या पढ़ लिए, डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये आपको पेपर में एक और नाम से आ सकता है, डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन। अगर आपको कहें व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन, तो आप ये सारे पॉइंट्स हैं अच्छी तरीके से बता देना। नेक्स्ट है गाइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, या फिर आपको पेपर में दूसरे नाम से भी आ सकता है, दैट इज़ मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है कि सिर्फ प्राइस के चेंज आने से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। अगर मान लो आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा हुआ, सारी चीज़ें गाइस वही रिपीट हो रही हैं, आपने अगर वीडियो में ध्यान से सुना होगा ये सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे। अगर गाइस आपकी डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, सॉरी प्राइस आपका इंक्रीज़ होगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा डिमांड इंक्रीज़ होगी। ये चीज़ है, ठीक है। दो चीज़ें होती है कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होगा, प्राइस आपका कम हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड कम हो जाना, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। इसमें क्या होगा, जो आपकी डिमांड कर्व है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें गाइस क्या होता है, कई मतलब प्राइजेस चेंज नहीं होते, प्राइजेस सेम रहते हैं। इसमें जैसे कि फैशन चेंज हो गया। अब जैसे कि अगर मैं आपको थोड़े, अगर मान लो जीन्स हैं, जीन्स लगा लो, कोई टॉप लगा लो, कोई शर्ट्स लगा लो, ठीक है, उसका जो डिज़ाइन है, अब कोई चीज़ कई बार ये होता है ना, हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई क्लोथिंग प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो हम देखते हैं वो हमें बताते हैं ना ये चीज़ फैशन में रही है, हमें ये खरीदना है। तो अगर मान लो वो चीज़ फैशन में है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे खरीदते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, डिमांड इंक्रीज़ होना। डिमांड इंक्रीज़ कब होगी, जब प्राइस डिक्रीज़ होगा। प्राइस कम होगी तो डिमांड उस प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है गाइज आपका, आप इसका एक बार टेबल देख लो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का। सबसे पहले देखो प्राइस ऑफ आइसक्रीम में आपको बताया है 5 and 1। अगर गाइज आइसक्रीम का जो प्राइस है वो 5 होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, मतलब एक प्रोडक्ट आप डिमांड कर रहे हो। अगर प्राइस 5 रुपये से कम हो जाएगा, 1 रुपये आइसक्रीम का, तो वही आप कितने प्रोडक्ट की डिमांड करोगे, 5 प्रोडक्ट की। ठीक है, मतलब प्राइस के कम होने के कारण आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर भी देख लो आपका। अब ये देखो, पहले आपको जो डिमांड थी वो A B थी, उसके बाद जो इसकी प्राइजेज़ हैं वो क्या हुए, कम हुए, उसके बाद आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका भी आप टेबल देख लो। अगर आपकी आइसक्रीम थी वो 1 रुपये की थी, पहले आप 5 डिमांड कर रहे थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, प्राइस राइज हो गया, प्राइस बढ़ गया, आइसक्रीम का प्राइस 5 रुपये हो गया, और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी हो गई, 1।
मतलब प्राइस के बढ़ने के कारण आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होगा, आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पर इसमें जो आपके फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, अदर देन ऑन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब पहले भी हमने पढ़ा ना एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में आपके प्राइस चेंजेस होने के कारण आपकी डिमांड आगे पीछे हो रही थी, बट इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में आपकी क्या होगी, प्राइजेस के अलावा चेंज होगी। ठीक है, पहला इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, मान लो आपके आइसक्रीम का प्राइस 3 रुपये पर यूनिट है और आप डिमांड कर रहे थे 3 यूनिट्स, बट अगर प्राइस सेम भी रहता है, आप 3 रुपये का ही प्राइस है बट आप उसे 3 से 4 बढ़ा रहे हो, मतलब आप पहले वही आइसक्रीम 3 रुपये की थी, अब तीन आइसक्रीम खरीदते थे, बट वही आइसक्रीम अब 3 रुपये की ही है, बट आप उसके कितनी आइसक्रीम खरीद रहे हो, 4 खरीद रहे हो। ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुई। नेक्स्ट है मोर प्राइस सेम डिमांड। ठीक है, प्राइस चाहे बढ़ भी जाए, किसी मान लो आइसक्रीम का प्राइस है वो आपका 3 से 4 रुपये हो गया, तब भी आप 3 के 3 यूनिट्स ही खरीद रहे हो, चाहे प्राइस बढ़े कम हो, आप क्या कर रहे हो, उसे खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, एक बार ये देख लेना। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में सेम प्राइस लेस डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो आपकी जो प्राइस है वो 3 रुपये है किसी भी प्रोडक्ट का, और आप कितने प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 3, बट फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वही प्रोडक्ट का प्राइस भी 3 रुपये, अभी भी 3 रुपये है, बट आप प्रोडक्ट कितने खरीद रहे हो, 2। पहले 3 खरीद रहे थे 3 रुपये में, अब कितने खरीद रहे हो, 2। उसके बाद अगर लेस प्राइस, ये इसमें आपका क्या होगा कि आपका पहले 3 रुपये प्राइस था, आप 3 प्रोडक्ट खरीद रहे थे, फिर आपका क्या हुआ, प्राइस 2 रुपये हो गया, फिर भी आप 3 ही खरीद रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। किस कारण से डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, पहला है कंज्यूमर की अगर इनकम कम होगी तो हमारी जो डिमांड है वो भी कम होगी। अगर प्राइस बढ़ गए हैं किसी सब्सिट्यूट गुड के, उसके कारण हम इसे खरीद सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उसके प्राइसेस में राइस आया है। ठीक है, मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, कस्टमर की, कंज्यूमर के, उसके कारण पॉपुलेशन में डिक्रीज़ आ रहा है, इसलिए डिमांड भी डिक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन डिमांड। डिमांड में इंक्रीज़ क्यों होता है, पहला है इंक्रीज़ इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, दूसरा है राइस इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट है अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल रह रहे हैं तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज़ इन डिमांड। एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके प्राइस के कारण, मतलब अगर उसका प्राइस है बढ़ेगा, अगर एक उसका क्या कह सकते हो, अगर डिमांड का, अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का क्या होगा, कम होगा, तो आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो था आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में गाइस क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में अगर आपका प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, बट इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, प्राइस वही रहने वाला है। इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस गाइस आपका वही रहेगा, पर डिमांड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ रही हो, डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि मतलब जो आपका क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में अगर आपका प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, बट इंक्रीज इन डिमांड में आपका प्राइस उतना ही रहेगा पर डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इजी सा। इसका डायग्राम देख लो, एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे आपको प्राइस लेने हैं इन रुपीज़। सबसे पहले गाइस जो आपकी डिमांड थी किसी भी प्रोडक्ट की, वो थी, मतलब प्राइस था ओ पी और आपकी डिमांड थी ओ क्यू। फिर क्या हुआ कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड देख लेते हैं। फिर क्या हुआ, आपके जो प्राइस हैं वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब पहले आपका प्राइस था ओ पी, अब कितना हो गया, ओ पी वन। ओ पी वन प्राइस होने से आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर पा रहे हो, ओ क्यू वन। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में गाइस आपका क्या होगा कि आपके क्या होगा, प्राइजेस, मतलब प्राइजेस वही रहेंगे पर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंशन में आपके प्राइस चेंज होने से कारण डिमांड इंक्रीज होगी, बट इंक्रीज इन डिमांड में कुछ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में गाइस आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में आपके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, प्राइजेस उतने ही रहेंगे, प्राइजेस एकदम क्या है आपके उतने ही रहने वाले हैं, बट जो आपकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट है गाइज आपकी, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था। एक बार मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। फर्स्ट है डिफाइन द टर्म डिमांड। डिमांड का मतलब पता है ना आपको कि कोई भी क्वांटिटी किसी भी गुड्स की जो हम एक कंज्यूमर के पास पैसा भी और उसे ख़रीदना भी चाहे, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिमांड। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम प्राइस को कमोडिटी के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं डिमांड में प्राइस के कारण कितना चेंज आया है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। व्हाट इज़ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज़ अ कर्व, ऐसा कर्व है जो रिलेशनशिप हमें दिखाता है किसकी, प्राइजेज एंड कमोडिटी के। प्राइजेस के चेंज होने से कारण कमोडिटी में कितना चेंज आया, ठीक है, ये चीज़ हमें डिमांड शेड्यूल में दिखती है, सॉरी डिमांड कर्व में दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ मार्केट डिमांड कर्व रिप्रेजेंट। अब मार्केट डिमांड कर्व हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? डिमांड ऑफ कमोडिटी, ठीक है, बायर क्या डिमांड कर रहा है उस कमोडिटी का, ये हमें डिमांड कर्व दिखाता है। नेक्स्ट है द स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड गाइस हमें क्या बताता है कि प्राइजेस अगर कम होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड अगर प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है किसका? डिमांड एंड प्राइस का। प्राइस अगर बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगा डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट गाइस आपका क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ जाना। कब बढ़ेगी आपकी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड? कब होगी? जब आपके प्राइजेस कम होंगे और आपकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है गाइस व्हाट इज मीन बाय इंक्रीज इन डिमांड, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा कि आपकी बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जब आपका प्राइस है बढ़ जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का या कमोडिटी का, तो आपकी डिमांड है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इसमें गाइज आपका क्या है, अगर आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, मतलब प्राइस को छोड़ के आपका प्राइस वही रहेगा, बट आपके अदर फैक्टर्स के कारण, जैसे कि मान लो फैशन में चेंजेस आ गए हैं किसी के कारण, तो आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस सेम रहने वाला है। उसके बाद है डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? प्राइजेस सेम रहेंगे पर फिर भी आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, प्राइसेस आपके एकदम सेम रहने वाले हैं, ठीक है। किसी और कारण से प्राइजेस के मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर होगी, इसके कारण से जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी, प्राइस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो डिमांड इंक्रीज़ करते हैं अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, और डिक्रीज़ डिमांड इन प्रोडक्ट्स की या कमोडिटीज़ की डिक्रीज़ हो जाती है अगर हमारी इनकम क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का गाइस मतलब होता है जो थोड़े मतलब लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हम जैसे कोर्स ग्रेन्स हो गई, ठीक है, जो जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, जो हम मतलब काफ़ी सारे सस्ते और थोड़े चीप क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स ये भी इन्फीरियर गुड्स होते हैं, बट जब अगर मान लो जैसे कि आप शूज़, आप जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी बताया था वीडियो में, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये थी, आप शूज़ 500 रुपये के डाल रहे थे, फिर आपकी इनकम 50,000 हुई, आप 1,000 या 2,000 के शूज़ डालने लगे, फिर आपकी इनकम 2 लाख रुपये होगी, आप 50,000 1 लाख के शूज़ डालने लगे, ठीक है। गिफन गुड्स में क्या होगा कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप बढ़िया प्रोडक्ट क्या करोगे? खरीदते जाओगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिट्यूट गुड्स। सब्सिट्यूट गुड्स मतलब कि अब उस गुड्स की रिप्लेस में कोई और प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉफ़ी खरीदोगे, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी खरीदोगे, ठीक है, एक दूसरे का सब्सिट्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स वो गुड्स होते हैं जो जिसकी डिमांड जो है एक दूसरे के कारण आगे पीछे होती है। जैसे कि अगर कार लोग ज़्यादा लेंगे तो पेट्रोल की डिमांड होगी, ठीक है, अगर कार सस्ती हो जाएगी लोग पेट्रोल ज़्यादा उसमें डलवाएंगे, है ना, क्योंकि अगर लोगों के पास कार ज़्यादा हो जाएगी बट कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम होगी, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आपके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ डिमांड के। नेक्स्ट गाइज़ मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जिसमें आपको सारे चैप्टर्स गाइस मिल जाने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये सारे चैप्टर्स, मोनोपोली, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सारे आपको मिल जाने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर से देख लेना। और गाइस ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यानी कि सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। So guys, meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.